आज का जो पेपर है सीटेट का, जो पेपर 2 हुआ है, उसके आंसर की हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सीडीपी के प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीडीपी के आंसर के कल मॉर्निंग में आप लोगों को और सारे जो पेपर हैं उनके भी मिल जाएंगे। तो मैं पेपर देख लेती हूँ। सीडीपी के आंसर में देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर परसीव्ड एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें आपका ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ऐसा बच्चों को इस तरीके से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? छात्रों के लिए, ठीक है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी जब यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। बिल्कुल नहीं, तुलना करना एक ऐसे भी नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था, ये सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यह इस बात पर केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है वर्ष के अंत में ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वही करेक्ट होगा, और यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, असर्शन रीजन से है। तो पहला विकथन कहा गया है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण दिया गया है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो असर्शन है वो तो सही है, लेकिन रीज़न इसका गलत दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की क्षमता संभावित रूप से किन कारकों से अंतःक्रिया का परिणाम है? वृद्धि और परिपक्वता, जी नहीं। पोषण और अनुशासन, आनुवंशिकता और वातावरण, क्योंकि यहाँ पे आनुवंशिकी रूप से दोनों के माता पिता भी निपुण हैं गायक में, और उसके बाद उसको वातावरण भी उस तरीके का मिल रहा है क्योंकि वो प्रशिक्षण के लिए भी भेज रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं उसको, इसलिए आनुवंशिकता और वातावरण ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लैंगिक की कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक या वंशानुगत। तो असंवेदनशील अवधि वह समय होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक जो होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को इसके लिए आपका जो ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, क्योंकि ऐसे सवाल जिनका एक ही उत्तर हो, कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित एक निगेटिव टैग वर्ड से, जो बच्चों को कभी भी हतोत्साहित किसी भी काम के लिए नहीं करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया। ऐसे सवालों से बचना चाहिए। क्यों? विश्लेषण करने से बच्चों का जो होता है और अच्छा होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है, तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती है
मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, खुद से पूछती है। मैं ऐसे अनुभव जिससे छात्रों के पर्यावरण में भी ठीक है। भाषाई बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं, भाषा की कोई बुद्धिमत्ता नहीं है इसमें, और इसमें अंतर्वैयक्तिक भी नहीं है, इंटरपर्सनल भी नहीं है, बॉडी से रिलेटेड है नहीं, तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर की आएगा तो आप लोग देखिएगा, लेकिन उससे पहले ये जो मैं आंसर बता रही हूँ ये आपको कंफर्म है कि यही आंसर होगा। देखते हैं आंसर की आने पे क्या आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यह अक्सर योग्यता के लिए स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या अक्सर वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप लोग का हिंदी का कल मॉर्निंग में आप लोगों को मैं दे दूंगी, तो हिंदी का मेरे पास अभी पेपर मिला है तो मैं इसको इसीलिए अभी सॉल्व कर रही हूँ। और ये हिंदी का पेपर इजी है या हार्ड है वो तो चीज़ें बाद में देखेंगे। मॉर्निंग तक आप लोगों को सारे पेपर साइंस हिंदी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को, देखिए मैंने कहा भी था कि ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप लोग पढ़ के जाइएगा। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़ सके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। उसके बाद है छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करे। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार उसका मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन से है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। सही बात है। और यहाँ पे ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय शब्द एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये नहीं है। और तो असर्शन तो सही है, रीज़न गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो भावनाओं की बात की गई है, व्यक्तित्व की बात की है, सामाजिक संबंध की बात की गई है। संज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो है आपका, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो मनोसामाजिक लगा सकती हूँ मैं, और मैं मनोसामाजिक की तरफ जाऊँगी। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है, लेकिन मनोसामाजिक की तरफ जाएंगे क्योंकि यही मुझे सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मानकीकृत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानकीकृत बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये
ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए और जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, यानी इंग्लिश क्या है इसकी, लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो, हाँ जी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पे। तो स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए, नहीं, तो असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा विचार को आकार नहीं देती, बिल्कुल गलत है। विचार भाषा को आकार देते हैं, ये भी गलत है। भाषा और एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि जुड़े हुए हैं। तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कौन सा सही सुमेलित युग्म है? मानक संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना, जी नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। युगात्मक मूल्यांकन, हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन देखिए ये होता है कि जैसे पहले और बाद में, इसका मूल्यांकन इस वजह से भी किया जा सकता है कि अभी और आगे क्या कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकेंड, 59 नहीं, इसमें सही सुमेलित युग्म है एक सेकेंड, मानक संदर्भित मूल्यांकन होगा। साथियों की प्रदर्शन की तुलना करता है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ, देखती हूँ मैं थोड़ा सा ढूंढूंगी तब मैं देखूंगी। थोड़ा सा डाउट मुझे हो रहा है 2nd और 3rd में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तकीय नोट्स, उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। ठीक है, व्याख्यान तो बिल्कुल गलत होगा। व्याख्यान कैसे हो सकता है भाई, वो दृष्टिबाधित है। और अच्छा यहाँ पे हाँ बाधित है, ठीक है। विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, तो ये बिल्कुल व्याख्यान है। एक सेकेंड सॉरी, मिस्टेक हो रही है। मुद्रित पाठ्य पुस्तक के नोट्स, उभरी हुई रेखा चित्र। जब देख नहीं पा रहा है उभरी हुई रेखा चित्र का क्या करेगा? क्वेश्चन को विजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग हाइंडर द पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्टूडेंट। दृष्टि बाधित है, देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक जो है ये बाधा डालेगी, क्योंकि वो व्याख्यान वो सुन सकता है, ठीक है। उभरी हुई रेखा चित्र भी, ग्राफिक भी सही है स्पर्श करने। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को जब उसको देखने में प्रॉब्लम है तो ये मुद्रित पाठ्य पुस्तकें वो उसकी भागीदारी लेने में क्या करेंगी? बाधा डालती हैं। क्वेश्चन अभी भी पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा आपके साथ ही देख रही हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हो जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका, क्योंकि देख नहीं सकता है वो, तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें किस तरीके से कर पाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे मात्रात्मक शोध, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। उन्होंने यही तो किया था कि कई स्टोरी सुनाई थी जो, और उसके बाद उस पर उनके
जो विचार थे वो लिए थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर, जैसे कि हिंज की ये स्टोरी सुना के उन्होंने बहुत सारे बच्चों के जो थे वो क्या करते थे, स्टोरी सुनाते थे बच्चों के सामने और नैतिक दुविधाएं रखते थे और उससे उनसे प्रश्न पूछते थे। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसका एकदम सही होगा, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। खोज आधारित अर्धहीन यंत्रवत ग्रहणशील, बिल्कुल खोज आधारित जो है ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो पढ़ने की कठिनाई से गुजर रहे हैं उनकी, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण से नहीं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। पठन ग्रंथ, जब वो पढ़ने में प्रॉब्लम करे तो उच्च ग्रेड के स्तर के क्या मतलब है, जटिल गद्यांश देकर बिल्कुल नहीं। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, जिन्हें व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या है भाई, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दंड को तो ऐसे ही मना किया गया। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में दिखाया जाना चाहिए, जी नहीं। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। जब बाल केंद्रित शिक्षा भी आपकी यही कहती है कि बच्चे की आयु के हिसाब से, ये नहीं कि बच्चा बड़े छोटे क्लास का और उसे 5th क्लास का, उसे 8th क्लास का, तो बच्चों की आयु और क्लास जो भी है उसको ध्यान में रख कर ही तैयार किया जाना चाहिए बच्चों का पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल सीखने विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और बिल्कुल भी नहीं, सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, छात्रों को स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो 2 है, एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। यस, इसका यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है। तो देखिए, उन लोगों की समानता आपका यहाँ पे भाषा और विचार के संबंध के बारे में उनके चिंतन, जी नहीं। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, बच्चों को की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। सही बात है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह और बातचीत से बचना चाहिए। अगर ये बचना नहीं होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे बचना चाहिए है, इसलिए ये गलत है। अभिकथन सिर्फ सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और
किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है? जो उन्होंने सीखा है। अनुबंधन, रटकर, व्याख्यात्मक, पारस्परिक शिक्षण। दूसरे की बात अगर आ जाती है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक शिक्षण की बात की गई है और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर क्या था 25। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को उत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भी भूमिका नहीं निभाती। तो बिल्कुल गलत है कि आपकी भावनाएं कोई भूमिका नहीं निभाती, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हतोत्साहित शर्म को। एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित और शर्म को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे लग रहा है, इंग्लिश देख लो इसका, which is total normally expressing an anger which is discouraged, shame is encouraged। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर रही हूँ, सॉरी। अभी मुझे मॉर्निंग तक मैं देखूँगी क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, जबकि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जीन पियाजे ने ऐसा कभी नहीं कहा था। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, जी नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये बात कही है, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, क्रिटिकल थिंकिंग को? ये एक, भारत की राजधानी कितनी है, ये एक फिक्स है। भारत में कितने राज्य, ये भी फिक्स आंसर है। कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी फिक्स आंसर है। सिर्फ सोचने वाला क्वेश्चन यही है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। तो जो फिक्स आंसर है वो तो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। जो जिसमें कुछ सोचना है, कुछ कारण बताना है, वो आपको विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। समावेशी कक्षा की बात की गई है। तो समावेशी कक्षाओं में आप सभी लोग जानते हैं कि जो अलग अलग विभिन्नताओं के साथ निर्देश दिए जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने पर एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। ऊपर देखिए, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल। यहाँ पे दोनों ही सही हैं, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और एसेशन रीज़न की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे हम। और कल मैं हिंदी का आप लोगों को हिंदी के जो हिंदी और पेपर 1 दोनों दूंगी, साइंस के भी दूंगी, क्योंकि साइंस का पेपर मैं कल तक सॉल्व कर लूँगी, तो उसको देख लूँगी। एनसीईआरटी से मैं जब तक पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो जाऊँगी तब तक आप लोगों को आंसर शीट नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं बुक वगैरह सबसे कंसल्ट करके ही आप लोगों को आंसर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।